Morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12th में हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो हमने किया था टॉपिक वो था रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज सेकंड हमने की थी हाउ टू चेक द फंक्शन इज 1 1 on 2 और इट इज नॉट, बाइजेक्टिव है या नहीं है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो या दो से ज्यादा फंक्शंस की कंपोजिशन, कैसे कंपोजिट फंक्शन बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है कंपोजिट फंक्शन। ये कहता है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम मैपिंग a टू b। f कोई एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग a से b तक है और g फंक्शन है जिसकी मैपिंग b से c तक है। be two functions such that then the composition of function f and g denoted by g of f। इन दोनों की जो कंपोजिशन होगी वो g of f of g भी हो सकती है, बट यहाँ हम g of f की बात करते हैं। कंपोजिशन दोनों तरह से हो सकती है दो फंक्शंस की। that can be f of g also, ये भी हो सकती है। हम यहाँ g of f की बात करते हैं। कंपोजिशन g of f is defined as the function g of f mapping from a to c given by g of fx will be equal to z fx for all x belonging to a। मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास एक फंक्शन fx है जिसकी डोमेन सेट a है और कोडोमेन सेट b है। डोमेन सेट का जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट 1 2 3x एनीबडी, वो एलिमेंट रिलेटेड है वो डोमेन के एलिमेंट से। दैट इज हम नॉर्मली क्या लेते हैं y इक्वल टू fx, ये होता है ना, यानी कि इमेज ऑफ x इक्वल टू y। तो ये x है, उसकी इमेज fx है, fx या y बोल सकते हैं इसको। x की इमेज fx है और दूसरा जो फंक्शन है वो g फंक्शन है, उसमें ये डोमेन का काम करेगा, इसकी इमेज g fx है। g फंक्शन के नहीं मैपिंग, यहाँ g फंक्शन काम करता है, यहाँ f फंक्शन काम कर रहा था। तो x की इमेज fx और fx की जो इमेज है वो g fx होगा। ये हमारे पास दो फंक्शंस थे, f फंक्शन और g फंक्शन। अब इनका जब हम कंपोजिट बनाते हैं g of f तो क्या बन जाएगा, ये डोमेन और ये कोडोमेन डायरेक्ट ये काम करेगा g of fx का। g of fx इस एलिमेंट की इमेज डायरेक्टली ये बन जाएगी। इन दोनों को कंपोजिट करके क्लब करके एक ही फंक्शन बना दिया गया है g of fx। ठीक है, क्या है इसमें, ये डोमेन कोडोमेन, ये इसकी इमेज। अब ये डोमेन बनेगा, ये कोडोमेन बनेगा, तो इसकी इमेज डायरेक्टली जब बन जाएगा g of fx, ये हमारा इसका कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। हमें कब पता चलेगा f of g पॉसिबल है, g of f पॉसिबल है। कहीं जगह पे दोनों पॉसिबल होते हैं, कुछ सिचुएशन में एक कंपोजिट फंक्शन पॉसिबल होता है, दोनों नहीं हो पाते। कब f of g बनेगा या g of f। देखो g of f फंक्शन कब बनेगा, if domain of g is subset of the range of f, ये बन जाएगा। अगर इसकी डोमेन इसके रेंज का सबसेट है तो ये कंपोजिशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये कंपोजिशन पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद दो फंक्शन हमारे पास f of g और g of f का कंपोजिट है। मान लो f of g का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी बनता है एंड g of f का कंपोजिट फंक्शन भी आइडेंटिटी बनता है, तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स होंगे। f of g का जो कंपोजिट फंक्शन है, मान लो लेट अस फाइंड इट्स वैल्यू एट x। हम इस पे x पे वैल्यू फाइंड करते हैं और इसकी वैल्यू x में ही आती है, जिस पे फाइंड करते हैं सेम वही आंसर बनता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम x में फाइंड करेंगे और इसका आंसर x ही आएगा, देन दीज आर नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन। या y पे फाइंड करें, जिस भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे अगर वही आता है देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। f of g का कंपोजिट एंड g of f कंपोजिट दोनों अगर आइडेंटिटी आते हैं, they are taken as inverse of each other। f inverse will be equal to g and g inverse will be equal to f। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन का काम करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन, f function is given with the mapping 1 3 4 to 1 2 5 and g का function with the mapping 1 2 5 to 1 3 and the function f is given as 1 2 3 5 4 1 and g is given as 1 3 2 3 and 5 1। we have to find the composite function g of f। we will find the composite function on the domain of this function। इस फंक्शन की डोमेन पे फाइंड किया जाएगा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। g of f will be find at the domain of the second function, that is f function। so g of
of f function can be find out on the domain of the function f. अगर हम इसकी मैपिंग लिखेंगे, what will be the mapping domain of f? What is it? It is 1 3 4 1 3 4 and the range of the function g, it will be 1 3. This will be the mapping. Now we are going to find the elements. G of f function will be find at 1 3 and 4. तो हम इसको फाइंड करते हैं पहले 1 पे, then g of f at 3 and then g of f at 4. ये तीनों को फाइंड करते हैं. So g of f at 1 means g of f1. f1 क्या होगा? f1 है हमारे पास 1 पे x f की जो वैल्यू है 2 है. We can write it as f1 is equals to 2, f3 is equals to 5, f3 is equals to 5 and f4 is equals to 1. x की वैल्यू 4 पुट अप करें तो y की वैल्यू 1 आएगी, मींस f4 is equals to 1. f फंक्शन में 4 की जो इमेज है वो 1 बनेगी. सिमिलरली इन द फंक्शन g, इमेज 1 के लिए इमेज जो बनेगी वो 3 बनेगी. दैट इज g1 is equals to 3, g2 is equals to also 3, g2 is also equals to 3 and z5 will be equal to 1. z5 will be equal to 1. Now we are going to find g of f at 1. g of f1. f1 क्या है हमारे पास? What is f1? f1 आया है हमारे पास 2. ये आ गया 2. Now we got it as z2. z2 फंक्शन क्या है? इसमें हम फाइंड करते हैं z2 फंक्शन की जो वैल्यू है that is equals to 3. So ये बनता है हमारा 3. Similarly g of f at 3 हम फाइंड आउट करते हैं g and f3. So g f3 क्या है हमारे पास? What is f3? f3 is 5. So we got it as z5 and z5 is 1. z5 है हमारे पास 1. So it is equals to 1. Similarly next composition of g of f at 4. So g f4. What is f4? f4 is 1. f4 है हमारे पास 1. So we can write it as z1. Now what is z1? z1 is equals to 3. So z1 की वैल्यू हो जाएगी 3. So finally what is our composite function g of f? g of f function है the value as 1 पुट अप करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 3. So we got it as 1 3. Secondly 3 पुट अप करने पर वैल्यू आती है 1. So we got second is 3 1 and 4 जब हम पुट अप करते हैं we got it is 3. So it is 4 3. ये हमारे पास इसका कंपोजिशन बन जाता है. कंपोजिशन ऑफ g of f. इसकी वजह से हमने मैपिंग पहले ही लिखी थी g of f की. ये मैपिंग थी. This was the mapping and these are the elements. ये हो जाएगा हमारे पास कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस g और f का कंपोजिशन. So exercise 1.3 में second question, f, g and h are three functions. These are mapping real to real. f के लिए mapping real to real, g के लिए mapping real to real और h के लिए भी mapping real to real है. f plus g of h, we have to show that f plus g of h is equals to f of h plus g of h. चलिए हम स्टार्ट करते हैं with the left hand side. f plus g of h. Let us find its value at x. x पे फाइंड करते हैं हम. तो क्या बन जाएगा? f plus g of h at x. We can write it as, जब इस प्रूफ को हम हटाते हैं तो क्या बन जाएगा? f plus g of hx. It will be written as this. ये बन जाएगा. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f plus g of x. इस f को हटाएंगे तो ये बन जाएगा. Now we can write it separately. प्लस है ना, f के साथ h अलग हो जाएगा. f of hx plus g hx. ये लिख सकते हैं. अब रिवर्स इस ब्रैकेट को जैसे हमने यहां से हटाया था वैसे ही घर लगा देंगे. हम इसको क्या लिख सकते हैं? f of h at x plus g of h at x. So we have find here that f plus g of h, it is equals to f of h plus g of h. यही हमने शो करना था. It is shown, hence it is proved. ये हो जाएगा.
सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, उसमें प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई ले सकते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई रहेगा, ये मल्टीप्लाई आएगा, सेम पैटर्न से हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट इसका सेम इसी तरह से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में, फंक्शन f(x) is mod of x and function g(x) is mod of 5x minus 2. Find the composition of f of g and g of f both. Let us find f of g composite at x. We can write as f of gx. ये हम लिख सकते हैं इसको, and it can be written as f bracket of gx. gx क्या है हमारे पास? It is mod of 5x minus 2. ये बन जाएगा। और अब इस फंक्शन को हम पुट अप करेंगे फंक्शन f में। फंक्शन f क्या है? जो भी टर्म, फंक्शन f का मीनिंग है जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है दैट इज प्लेस्ड इन द मॉडुलस। जो ब्रैकेट के अंदर उसको मॉडुलस में रख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे g में क्या था, जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है उसको मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 करके मोड के अंदर रखा गया था। अब हम क्या करेंगे, जो भी टर्म ब्रैकेट के अंदर है उसको मोड के अंदर रखेंगे। सो पुट दिस इन द मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर इस टर्म को हम पुट अप कर लेते हैं। दिस इज f of g at x। अब मॉडुलस का दोबारा मॉडुलस करेंगे, दैट इज सेम। मॉडुलस का वैल्यू क्या होती है, इसी फंक्शन का मॉडुलस फाइंड करते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पॉजिटिव को दोबारा से मॉडुलस करें तो दोबारा भी पॉजिटिव ही रहेगा। सो डबल मॉडुलस का, मॉडुलस के ऊपर मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं रहता, इट कैन बी रिटन एज ओनली सिंगल मॉडुलस। सो दिस इज द composite of f of g. Now we'll find the composition of g of f at x. We can write it as g and fx. This can be written as g bracket fx. fx क्या है हमारे पास? mod x. fx क्या पे आएगा? mod x. So it is modulus of x. Now put up this value of function g. ये वैल्यू हम किस पे पुट करेंगे? g फंक्शन में। ये g फंक्शन है तो इस x की जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं। सो वी गॉट इट इज मॉडुलस 5 x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? मॉडुलस x और माइनस 2 ये बन जाएगा। दिस इज 5 मॉडुलस x माइनस 2। तो ये दोनों की कंपोजिट फंक्शंस की वैल्यू आ जाएगी f of g एंड g of f। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है, फंक्शन f(x) is 4x plus 3 upon 6x minus 4 where x is not equals to 2 by 3, so that f of f at x is equals to x means ये हो जाएगा। हमें शो करना है कि इसका आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन f of f x पे फाइंड करेंगे और x के इक्वल आई मींस आइडेंटिटी हो जाएगा ना, और आइडेंटिटी होने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे अगर हम इसको x के इक्वल शो कर देते हैं। चलिए फाइंड करते हैं f of fx. It can be written as f bracket of fx. Okay, so f, what is the value of fx? fx की वैल्यू ये रही, it is 4x plus 3 divided by 6x minus 4. ये बनेगा। Now put this value in the function f again. पहले हमने x पुट किया फंक्शन f में, ये आ गया। अब ये पुट अप करना है हमें फंक्शन f में अगेन। फंक्शन f में अगेन ये वैल्यू, तो इस फंक्शन में x की जगह पे ये x की जगह पे और ये पुट करना है। चलो बाकी हम लिख लेते, पहले इस x को छोड़ देते हैं। 4x आएगा, उसके बाद प्लस 3 आएगा। अब इस x की जगह पे हमें ब्रैकेट वाली वैल्यू पुट अप करनी है अगेन अपॉन में 6x माइनस 4। फंक्शन f में हमें वैल्यू पुट करनी थी, ये वैल्यू फंक्शन f में पुट करनी थी, तो पहले हमने फंक्शन f लिख लिया, बस x को छोड़कर। फंक्शन f क्या था आपके पास? ये रहा, तो इसमें x को छोड़कर बाकी फंक्शन लिख दिया, यानी कि 4 into x, x को छोड़ दिया है, प्लस 3 upon 6 into x minus 4। अब x की जो वैल्यू है वो हम ये ब्रैकेट वाली टर्म पुट करेंगे, जो ये टर्म ब्रैकेट के अंदर है ये x की जगह पे आ जाएगा। सो इट इज 4x plus 3 upon 6x minus 4। Similarly denominator, it is 4x plus 3 upon 6x minus 4। Now calculate it. अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम, क्या होगा? एलसीएम न्यूमरेटर में एलसीएम क्या होगा भाई? 6x minus 4। 6x minus 4 ये हो गया 16x plus 12
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 18x माइनस 12। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाके रेसिप्रोकल होगा, मैं यही कर देता हूं 6x माइनस 4 एलसीएम और यहां से 6 से मल्टीप्लाई 24x प्लस 18 और इसको इससे करेंगे तो 24x माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16। एलसीएम दोनों सेम, कैंसल्ड आउट, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, यहां 24x से माइनस 24x कैंसल्ड आउट, 16x प्लस 18x it is equals to 34x and denominator is 18 plus 16 again it is 34। we got x, f of f composite function at x is equals to x आया हमारा आंसर, यही हमें शो करना था। इसके बाद कहता है also find f inverse फाइंड करना है। बताया था थोड़ी देर पहले, अगर दो फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी होता है f ऑफ f, f ऑफ g, g ऑफ f, इस तरह से अगर आइडेंटिटी होता है तो वो एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। f का कंपोजिट फंक्शन f के साथ x आया, आइडेंटिटी है तो f का इनवर्स f के इक्वल हो जाएगा, वो एक दूसरे के इनवर्स के इक्वल होते हैं। सो f इनवर्स इज इक्वल्स टू f। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1.3 में फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तीन पार्ट है इसका, एक मैं बता देता हूं बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फंक्शन f is given with the mapping domain 1 2 3 4 and codomain that is range is 10 and the function is 1 10 2 10 3 10 and 4 10। हमें बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। चलिए इनवर्स चेक करने के लिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन थी हमारे पास, कौन कौन सी? फंक्शन शुड बी 1 1 एंड फंक्शन शुड बी ऑन 2। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज उस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक करते हैं 1 1 और ऑन 2। दिस इज डोमेन सेट एंड दिस इज द कोडोमेन सेट। डोमेन सेट में क्या था 1 2 3 4 और कोडोमेन में क्या है ओनली 10। अब बनाते हैं इमेज। 1 के लिए इमेज क्या है 10, 2 के लिए इमेज क्या है 10, 3 के लिए क्या है 10, 4 के लिए क्या है 10। अब बताना है हमने क्या इस फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इनवर्स होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, फंक्शन शुड बी 1 1 एंड फंक्शन शुड बी ऑन 2। अब ये डायग्राम से क्लियर है ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मैनी वन है, मैनी एलिमेंट हैव वन इमेज, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। नॉट 1 1 है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। इन्वर्टिबल होने की दो कंडीशन थी ना, इट शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। ऑन 2 तो है क्योंकि कोडोमेन में जो एलिमेंट है उसकी प्री इमेज है, बट ये 1 1 नहीं है, मैनी एलिमेंट हैव वन इमेज, इट इज मैनी वन, सो दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट है, तीनों में यही पूछा गया कि इन्वर्टिबल है या नहीं, अगर नहीं है तो रीजन बताइए क्यों नहीं है, या है तो क्यों है। तो इन्वर्टिबल कब होगा, बस आपको फोकस यही करना है कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले फंक्शन कब होता है बताया था कंडीशन, डोमेन में सबकी इमेज होनी चाहिए। टाइपिंग का फंक्शन यहां से पता चलेगा। कोडोमेन में अगर सबकी प्री इमेज है तो ऑन 2 है, और प्रीमेज जो भी है वो सिंगल प्रीमेज है तो 1 1 है। यहां देखो एक से ज्यादा प्रीमेज है, 10 के लिए 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी, एक से ज्यादा प्रीमेज है ना, तो ये मैनिगल फंक्शन है। अगर प्रीमेज सिंगल प्रीमेज बनती सबकी तो 1 1 होता। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 भी है और ऑन 2 भी है तो वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि इसकी एक से ज्यादा प्रीमेज है। बाकी दो पार्ट भी इसी तरह से है, आप क्या करें डायग्राम की हेल्प से बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको देखना। वैसे आप यहां से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। सबसे पहले डोमेन में सबकी इमेज होनी चाहिए, देखो 1 के लिए इमेज है, 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए, तो फंक्शन है। अब किस टाइप का फंक्शन है वो कहां से पता चलेगा, कोडोमेन से। 10 कोडोमेन का एलिमेंट कहीं पे भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इन्वर्टिबल होने के लिए कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं उसके लिए कोडोमेन वाला एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है तो वो इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो वो मैनिवल बनेगा, और मैनिवल बनेगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। इन्वर्टिबल होने के लिए कोडोमेन के जो एलिमेंट्स है वो कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा
कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है वो सभी के सभी यूज होने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट बच जाए। कोडोमेन के सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए और रिपीट नहीं होने चाहिए, तब वो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं 10 जो वो रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, सो इट इज मैनी वन फंक्शन। अगर रिपीट हो रहा है तो मैनी वन फंक्शन, और अगर कोई एलिमेंट स्किप हो जाता है, बच जाता है, अगर उसकी कोई प्रीमिस नहीं बनती है तो वो नॉट ऑन टू कहलाता है, यानी कि इनटू कहलाता है। ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा, और ऑन टू नहीं है तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब यहाँ फंक्शन 1 1 नहीं है इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो इसके 3 पार्ट है, तीनों आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, f is mapping from real to real, fx equal to 4x plus 3, show that the function is invertible and find the inverse। शो करना इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स फाइंड करना है। किसी भी फंक्शन के इनवर्स निकालने के दो तरीके हमारे पास, एक तो उस फंक्शन को 1 1 और 2 यानी कि बाइसेक्टिव शो करके निकाल सकते हैं, या फिर कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से। कंपोजिट में मैंने बताया था ना, दो फंक्शंस का कंपोजिट अगर आइडेंटिटी हो तो वो फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स बन जाते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको 1 1 और ऑन टू की हेल्प से भी। मैं इसको 1 1 और 2 से करता हूं, हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले इस फंक्शन को 1 1 चेक करते हैं। और 1 1 के लिए क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, लेट x1 एंड x2 बिलोंग टू द डोमेन सेट सच दैट क्या होगा, f of x1 is equals to f of x2। fx1 means 4x1 plus 3 equal to 4x2 plus 3, 3 से 3 cancelled out, 4 से 4 cancel होगा, x1 equal to x2, so the function f is 1 1 function। यहाँ जब भी हम इमेज सेम लेके चले और एलिमेंट भी सेम आ जाए तो 1 1 होता है। इमेज सेम लेने पर अगर एलिमेंट सेम ना आए, इक्वल ना आए, या एक से ज्यादा आंसर आए तो नॉट 1 1 बनता है, बट यहाँ 1 1 है। अब इसको चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट y बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन सेट। y हमने एज्यूम कर लिया कोडोमेन सेट में से कोई एक एलिमेंट है, सच दैट f of x is equals to y, f of x is equals to y, fx equal to y होने का मीन क्या हुआ, fx means 4x plus 3 is equals to y। fx जो है y के इक्वल है, मींस x की जो इमेज है वो y के इक्वल है, या कहे y की प्री इमेज x है। तो अब हम चेक करेंगे ये एग्जिस्ट करती है। यहां से x की वैल्यू फाइंड करो, 4x इक्वल टू y माइनस 3 और x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब हमें चेक करना है ये वैल्यू रियल में एग्जिस्ट करती है नहीं। कैसे चेक करेंगे, y की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया, रियल नंबर मींस कोडोमेन में से y की वैल्यू कोडोमेन में से कुछ भी पुट करेंगे तो इसका आंसर रियल नंबर आएगा। y की वैल्यू रियल नंबर पुट करेंगे, रियल माइनस 3 रियल नंबर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रियल ही आएगा। इट इज ऑलवेज रियल नंबर, बिलोंग टू रियल नंबर फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल। सो क्या बताएगा, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट at least one value x which belongs to real number such that fx is equals to y होगा। y की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई x जरूर एग्जिस्ट करता है, यानी कि y की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है, और सबकी प्री इमेज है, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। सो फंक्शन f इज ऑन टू, ऑन टू है तो इनवर्स क्या हो जाएगा। नाउ f इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, f इनवर्स फाइंड करने के लिए fx इक्वल टू y रखो और x की वैल्यू निकालो, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहां से सोल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, y minus 3/4 एंड दिस इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन। यही फंक्शन f का इनवर्स होता है। फंक्शन f का इनवर्स y minus 3/4 है, या आप चाहो तो इसको x minus 3/4 भी लिख सकते हो, x minus 3/4 भी लिख सकते हैं। यहां से x इक्वल टू कितना आया हमारा, y minus 3/4 और f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x minus 3/4। दैट्स ऑल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
बाकी हम इसका नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।